हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, यार फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स का लेक्चर तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। और उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ के बताइए। मजा आ रहा है ना? आएगा यार मजा। मजा नहीं आएगा तो ला देंगे ना मजा, क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मत फिक्र करिएगा। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, जो लोग नए हैं मैं बता देना चाहूँगा कि चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, हर विषय की यहाँ पर संपूर्ण क्लास दी जाती है। तो आप बिल्कुल फ्री में जाकर के यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हो, जिसका नाम है स्टडी 91। और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों भौतिक विज्ञान का जो पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में और उनके मापन के बारे में। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, मैं वहीं से आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आया। मेरे दिमाग में बात यह है दोस्तों कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पढ़ाने के दौरान करते हैं और आप लोग जो है उन तथ्यों को समझ नहीं पाते हो। जैसे अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और कहीं मैंने बोला कि फला चीज़ का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब क्या होता है, हमको एकदम कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों को नहीं पता है कि द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। हो सकता है उनके मन में तुरंत आए क्या द्रव्यमान सर किसी चीज़ का जो भार होता है वो द्रव्यमान होता है, बस हो गए गलत। आप हो गए गलत। किसी चीज का भार जो होता है वो द्रव्यमान नहीं होता है, वो द्रव्यमान कतई नहीं होता है। तो आपको मैं आज यही बताने वाला हूं कि द्रव्यमान क्या है, वजन या भार क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होती है, दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, घर्षण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, संवेग क्या होता है, घर्षण क्या होता है, बल क्या होता है। यही सब आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो याद रखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और मुझे पता है कि जितने चीजों का मैंने नाम लिया ना, उसमें से बहुत सारी चीजों को आप लोग जानते ही नहीं। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि परिभाषित कर दीजिए, नहीं पता। चलिए बताइए, घर्षण क्या है, संवेग क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। आता है, मैं मान के चलता हूं। और ये भी आज मैं सिद्ध कर दूंगा, ये जितनी बात मैं बोल रहा हूं ना, ये सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपको आता है। बस क्या ना, आप हनुमान जी हो गए हो और मुझे आपका बल याद दिलाना है, ठीक है। तो आइए याद दिलाता हूं आपका बल। और पहली टॉपिक जो मैं शुरू करना चाह रहा हूं वो मैं यहीं से शुरू करता हूं दोस्तों, द्रव्यमान से, ठीक है। द्रव्यमान से हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सको। द्रव्यमान को इंग्लिश में मॉस कहा जाता है और इधर लिख लेते हैं वजन या भार, किसी भी चीज का वजन या भार। वजन या भार को दोस्तों वेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वेट। इन दो चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, द्रव्यमान में और वजन या भार में। तो बताऊं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, पूरे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? आप मानते हो ना? आप ये मानते हो ना कि अगर ग्रेविटी ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे हवा में। ऐसा होता है ना। अगर ग्रेविटी ना रहे, ग्रेविटी अगर जीरो हो जाए तो हर एक चीज क्या होगी, हवा में तैरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए, पृथ्वी में कोई भी ग्रेविटेशन नहीं है। पृथ्वी में मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन नहीं, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो हर एक चीज हवा में तैरती हुई रहती। इसीलिए जब कोई स्पेस में जाता है तो वहाँ पे निर्वात होता है, वहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती है। इस वजह से हर एक चीज वहाँ तैरती हुई रहती है। तो याद रखिए दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। और वो बल पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी पर काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी वस्तु, जितनी भी वस्तुएं रखी हैं पृथ्वी पर, जो कुछ भी है, इन पे वो फोर्स काम कर रहा है। तो दोस्तों एक दिमाग वाली बात ये आती है कि अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई सामान रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई बॉक्स रख दिया, इस बॉक्स में बहुत सारे मैंने सामान भर दिए हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस अगर ये बॉक्स जमीन पर रखा हुआ दोस्तों, तो क्या इस बॉक्स पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, फिजिक्स आप पढ़ने आए हो, आप बैठकर लेक्चर मत देखो, खाली हमारी बात का जवाब दो, हमसे बातें करो। हमसे बात करोगे तब आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। मैं जितना पूछ रहा हूँ आप हाँ या ना करो। ये सही है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ठीक है। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, लेकिन आप हमारी बात सुन सकते हैं ना। आप खाली हमारी हाँ में हाँ मिलाइए। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये धरती है,
ये पृथ्वी और इस पे एक संदूक रखा हुआ है या कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा दोस्तों। पृथ्वी पे रखी हुई हर एक चीजें, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, इस जो बॉक्स है ना, इसका जो वजन होता है ये कुछ और होता है, इसका वजन कुछ और होता है, ठीक है, और द्रव्यमान कुछ और होता है। आप कहोगे सर कैसे? कैसे? सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। देखिए द्रव्यमान मतलब क्या होता है, ध्यान से बोल, एक लाइन की बात करूंगा, वही एक लाइन आपको याद रखना है। देखिए किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। मैंने क्या कहा? किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये बॉक्स है दोस्तों, तो इसमें पदार्थ की जितनी मात्रा होगी, पदार्थ की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी दोस्तों? उसी को कहते हैं द्रव्यमान, उसी को कहते हैं उसका मास। क्या बोलते हैं? उसका मास कहते हैं। और जो पदार्थ की मात्रा होती है ये कभी भी बदल नहीं सकती, मतलब चाहे वो पृथ्वी पे रहे, चाहे वो आकाश में चली जाए, चाहे वो चंद्रमा पे चली जाए, उसका द्रव्यमान हर जगह स्थिर होता है। किसी भी सामान का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर होता है। और द्रव्यमान होता क्या है? तो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। एक सेकेंड और रुकिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी पदार्थ की मात्रा है ना दोस्तों, उस पदार्थ की मात्रा में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जाके जुड़ जाता है, ये खींचता है उसको, ये उसको खींचता है। जब ये पृथ्वी की तरफ उसको खींचता है, जैसे ये बल लगता है, इस बल की वजह से उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और उसका वजन और ज़्यादा महसूस होने लगता है। तब उस चीज़ को हम नाम देते हैं दोस्तों वजन का या भार का। तब उसको नाम क्या देते हैं हम? वजन का या भार का। और हम कहते हैं इस सामान का वेट जो है वो इतना है। बात को समझिए, हमको पता है अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत इत्मीनान से मेरे एग्जांपल को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। ये आप इतना मान के चल रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसा नहीं कि आप यही मत मानो कि नहीं है कोई फोर्स। अरे नहीं है तो कोई भी सेब पेड़ से गिरता है तो नीचे क्यों चला जाता है? इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो नीचे कैसे चला जाएगा? इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो कंफर्म हो गया। तो याद रखिए, किसी भी वस्तु की जो उसकी वास्तविक मात्रा होती है, जो उसके पदार्थ की वास्तविक मात्रा होती है, वही उसका द्रव्यमान या वही उसका मास कहलाता है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो लग रहा है इसके ऊपर, जब उसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? तब उसका जो है वजन हो जाता है या भार का हमें पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर उसका भार कितना है। इस चीज को अगर, इस कॉन्सेप्ट को अगर और क्लियर करना हो सर, तो इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में। सुनिए ध्यान से, कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, कोई भी एक वस्तु, ठीक है, चाहे चावल की बोरी ही ले लीजिए या कोई बक्सा ही ले लीजिए, कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, या एक सोफा ले लीजिए, एक कुर्सी, एक टेबल, एक चेयर, एक टीवी, एक फ्रिज, एसी, कूलर, कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी एक वस्तु अपने दिमाग में ले लीजिए, अपने अपने दिमाग में सब लोग लीजिए कोई भी एक वस्तु, ठीक है। अब उस वस्तु को क्या करना है दोस्तों? उस वस्तु को, जो वस्तु आपने लिया है, उस वस्तु को हम एक बार देखेंगे कि उसका पृथ्वी पर क्या रोल है और एक बार देखेंगे चंद्रमा पर क्या रोल है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पृथ्वी और चंद्रमा ही क्यों लिया? मैं मंगल ग्रह नहीं ले सकता था क्या? ले सकता हूँ भाई, मतलब कहीं भी ले लेना आप। अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो पहले सुनिए ध्यान से। अब उस वस्तु को मैं पृथ्वी पर देखा, उस वस्तु को मैं चंद्रमा पर देखा, ठीक है। मान लो कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 kg है। क्या है? किसी भी वस्तु, कल हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो केजी में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है, पढ़े थे ना। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मान लीजिए आप कि किसी भी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है वो कितना है? वो 10 kg है, ठीक है। जो भी वस्तु आपने लिया उसका द्रव्यमान कितना है? 10 kg। और पीछे मैंने बताया था कि पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, उसका मास कहलाता है, ठीक है। और वो मास है कितना? 10 किलो। जब दोस्तों ये पृथ्वी पे था ना, जब ये 10 किलो पृथ्वी पे था, तो इस 10 किलो पर क्या लग रहा था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो एक फार्मूला यहां पर निकल के आता है कि W बराबर mg। क्या निकल के आता है? W बराबर mg। कैसे निकल के आता है वो भी देख लीजिए। देखिए
क्यों कहा जाता है W बराबर mg? क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, जो W होता है, W माने होता है वर्क, वर्क माने होता है कार्य, मतलब कि इस पे लगाया गया जो फोर्स है, ठीक है, वजन या सॉरी वर्क कर रहा हूँ यार, वेट, ठीक है, वर्क नहीं वेट, इसको क्या बोलते हैं, वजन या भार यानी वेट। जो वेट होता है ये हमेशा किसी भी चीज के मॉस, मॉस मतलब होता है द्रव्यमान, मास मतलब होता है द्रव्यमान, और किसके, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये जो वजन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर क्या होता है, mg। यानी किसी भी वस्तु की अगर वजन आपको ज्ञात करना हो कि इसका वजन कितना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, W बराबर mg होता है, ठीक है। तो अगर W बराबर mg पे हम लोग चले तो हमको m तो पता है कि मास हमारा क्या है, मास हमारा क्या है, मास हमारा जो है वो 10 है, यानी 10 किलो है, और जो g होता है वो हमेशा 9.8 होता है। क्या होता है, आपको पता होगा g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। तो अभी के लिए आप याद रखो, आगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, अभी खाली सुनते जाओ हमारी बात। तो जब इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और 98 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्य को हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है। क्या, किस में लिखा जाता है, न्यूटन में। जो किसी चीज का उस तरह का जो वजन आप निकालते हो उसको हमेशा किस में लिखते हो, न्यूटन में लिखते हो, ठीक है। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? यानी किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो कितना आ जाएगा, यहां पर पूरा देखेंगे तो 98 न्यूटन। अगर इसी वस्तु को हम लेके चले गए चंद्रमा पे, कहां पे चले गए, चंद्रमा पे, तो मैं बता दूं दोस्तों, चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 लगता है। 1/6 मतलब कोई भी चीज जो रहेगी, कोई भी सामान अगर आप चंद्रमा पे लेके जाओगे तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 98 है और इसको हम चंद्रमा पे लेके चले गए तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 98 का 1/6, और ये आ जाएगा दोस्तों 16.33 न्यूटन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 16.33 न्यूटन। तो इसको याद रखेगा। अभी आप मात्रक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 98 याद रखो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नहीं कि सब कुछ कहानी मिलेगी, आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। और मैं कहाँ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं तो खाली आपसे इतना कह रहा हूँ कि पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है वो द्रव्यमान कही जाती है, ठीक है। और जो वेट होता है वो क्या होता है, जब उसके साथ आके जुड़ जाता है क्या, कि पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ये भी आके उसमें ऐड हो जाता है, तब उसको बोलते हैं उसका वजन। तो डायरेक्टली नहीं जोड़ लोगे, उसको निकालने का एक मेथड होता है W बराबर mg, यानी W यानी क्या हो जाता है, हमारा वेट बराबर किसके, द्रव्यमान गुणे जो हमारा फोर्स काम कर रहा है उसका। जब हम दोनों का गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, उस चीज का जो है भार पता चल जाता है। तो 10 गुणे 9.8 बराबर कितना हो जाएगा, 98। अगर मान लो किसी भी चीज का द्रव्यमान यहाँ पर 10 ना होकर के 20 रहता, 20 kg रहता तो क्या होता है यहाँ पर, तब यहाँ 20 से गुणा हो जाता, 20 गुणे 9.8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 8 दूना 16, 86 लगा कि 9 दूना 18, 19, एक अंक बाद 196, ठीक है। तो कितना जाता, 196। तो जो भी आता है याद रखें यहाँ पर। तो ये सिंपली आप ऐसे करते जाते, समझ में आ रहा है। और अगर यही चीज आप चंद्रमा पे लेके जाते तो इसी का 1/6 कर लेते। तो मैं आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताया हूँ, सिंपल सी चीजें बताया हूँ। अगर आ गया हो समझ में तो बहुत बेहतर है, आगे बढ़ते हैं। और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रोक करके और फिर से बैक करिए और फिर से इस लेक्चर को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। तो कभी भी आप जो है द्रव्यमान और वजन में कभी एक साथ उसको समझेंगे कि द्रव्यमान ही वजन होता, नहीं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। देखिए किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कहीं भी रहेगा उसका द्रव्यमान वही रहेगा। वेट अलग अलग हो जाता है, भार उसका जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। अरे कोई सामान है, आप उसको जमीन पे लेके जाओ उसका भार जो है बहुत ज्यादा होता है, और उसी चीज को आप पानी में लेके जाओ उसका भार आपको कम लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा सा कम काम करता है, इस वजह से उसका भार हमको कम लगने लगता है। अरे क्या होता है, अभी एक पानी की जहाज या एक नौका जो है मैं जमीन पे रख दूं, हिम्मत है खिसका लोगे? कितने लोग हैं जो खिसका लेंगे बताओ? अगर आप यही मानते हो, एग्जाम्पल ले लो, एक जहाज पानी वाली छोटी सी नाव जो है वो एक रेत पे रखी हुई है, उसको आपको खींचना है, खींचो। और वही नाव पानी में है और उसको आपको खींचना हो, बताओ किसको आप आसानी से खींच लोगे? अरे यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, यही तो द्रव्यमान और वेट में अंतर है।
यही छोटा सा अंतर, यही आपको समझना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन ये दो अलग अलग चीजें हैं, लोग इसको हमेशा एक मान लेते हैं, दूरी और विस्थापन। ध्यान समझिएगा क्या होता है। दूरी मतलब होता है दोस्तों डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में क्या लेते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि विस्थापन को इंग्लिश में विस्थापन, देखिए दूरी को जो है हाँ डिस्टेंस ही बोलते हैं, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोग गलती से इसको एक मान लेते हैं। अब आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। चलिए मान लीजिए यहां पर हमारा एक घर था, ठीक है, और हमको अपने एक दोस्त के घर पे जाना था, ठीक है। दोस्त का घर यहाँ पे था दोस्तों, ये दोस्त का हमारे घर है, ठीक है, ये हमारे दोस्त का घर है, दिख रहा है आपको। हमको अपने दोस्त के घर जाना था, लेकिन जो रास्ता था दोस्तों वो ऐसे ऐसे रास्ता था, ठीक है, ऐसे रास्ता था। अब क्या करेंगे, रास्ता तो रास्ता है, नहीं इधर से जाने लायक था, ऐसे ही रास्ता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इस रास्ते से चलते 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 इस ए वाले जगह से कहाँ पे पहुँच गए, इस बी वाले जगह पे पहुँच गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एक व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी को, यानी चले गए कुल दूरी को, उसी को डिस्टेंस माना जाता है। जितना वो चलता है, जितना चलता है उसी को दूरी कहा जाता है। यानी दूरी क्या है, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा जो चला गया है, व्यक्ति द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा जो चला गया है, ठीक है, चली गई कुल दूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चली गई कुल दूरी को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो जो मिनिमम दूरी होती है, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम दूरी होती है, जो बिल्कुल नजदीक का होता है, जो सबसे कम होता है, ठीक है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। ये चीज यहां से उठ करके यहां चला गया, ये विस्थापन हो गया। लेकिन कैसे, इस रास्ते से नहीं, जो मिनिमम दूरी होगी उसको विस्थापन लेते हैं। कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग आज तक कंफ्यूज रहे होंगे, हो सकता है कि आज उनका कंफ्यूजन दूर हो गया हो। तो मेरी बात एकदम कम से कम शब्दों में आपको बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो चली गई कुल दूरी होता है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है, और दो स्थानों के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। इतने आसान लैंग्वेज में, इतने आसान भाषा में, ठीक है, और आसान शब्दों में आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता, याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चाल और वेग में अंतर बताता हूँ, ठीक है। चाल और वेग में, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसी से संबंधित है, ठीक है। चाल और वेग में क्या अंतर है, ध्यान सुनिए। कई लोग क्या करते हैं ना, चाल और वेग को भी एक मान लेते हैं। चाल को दोस्तों स्पीड बोला जाता है, इंग्लिश में चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड बोला जाता है, और वेग को दोस्तों वेलोसिटी बोला जाता है, वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिए स्पीड और वेलोसिटी में आपका क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। चाल और वेग में क्या अंतर है दोस्तों। जो स्पीड होता है ना, देखिए अभी मैंने पीछे की एग्जांपल दिया था कि आप अपने दोस्त के घर जाना था यहाँ से, लेकिन ऐसे ऐसे घूम के गए थे क्योंकि रास्ता ही वैसा था। तो आपके द्वारा जो चली गई कुल दूरी थी वही क्या थी, वही आपको डिस्टेंस पता चल गया कि वही आपका डिस्टेंस है, जितना आपने चला वही आपका डिस्टेंस है। याद रखिए दोस्तों, एकांक समय में जितना दूरी आप तय करते हो वही स्पीड कहलाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एकांक समय में, अगर मैं फिजिक्स की भाषा में जाऊं, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। लिख दे रहा हूं यहां पे, अभी और अच्छे से परिभाषित करूंगा, ठीक है। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है, चाल कहते हैं, ठीक है, स्पीड कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देखिए। आपको एक ए से निकल करके बी के यहाँ तक जाना था, ठीक है, और क्योंकि रास्ता घूम करके था तो आप उतना चल करके गए हो। दोस्तों जब आप चल करके जा रहे थे तो आपको समय लगा होगा, कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, कुछ ना कुछ। चलो एक एग्जाम्पल मान लेते हैं,
अच्छा, जो समय लगा होगा दोस्तों, उस समय के बाद ही आप पहुंचोगे। यानी आप चाहे 1 मीटर चलो, चाहे 10 मीटर चलो, चाहे आप किलोमीटर में चलो, समय तो लगेगा ना। बिना समय के तो आप पहुंचोगे नहीं। बस यही तो हो गया चाल, यही हो गया चाल। इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है, यानी कुल दूरी और समय के बीच का जो अनुपात होता है, उसी को चाल कहा जाता है। तो फिजिक्स में एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। मैंने कह दिया कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मैंने गलत कहा क्या? अरे वही बात तो है। मैंने कहा कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, के अनुपात को चाल कहते हैं। मैंने गलत कहा क्या? तीनों एक ही बात है। मैं इसलिए डीप में जाके पढ़ाता हूं दोस्तों कि आप किसी चीज को रटो मत, आप हर चीज को समझो, ठीक है। चाल क्या होता है ये समझो, रटो मत। बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन दर को भी चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को भी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सिंपल सी बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है कि किसी भी चीज़ का अगर हमको स्पीड ज्ञात करना है तो याद रखिए, जो डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टाइम, यानी समय से अगर उसमें भाग दे दिया जाए तो आपको उस चीज़ के चाल के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दोस्त के घर गए और आपको अपने दोस्त के घर जाने में कुल 70 मीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा? 70 मीटर चलना पड़ा। कोई दिक्कत आपको? 70 मीटर, ये लास्ट में आ रहे हैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, भूल जाएंगे, ठीक है। 70 मीटर चलना पड़ा और 70 मीटर चलने में जो आपको समय लगा वो लगा लगभग 100 सेकंड का समय लगा। देखिए क्या होता है ना कि मैं मीटर और सेकंड ही क्यों लेके चल रहा हूँ दोस्तों? लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है भाई? क्योंकि इसका जो मात्रक होता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ तो उसको भी आपको कन्वर्ट करके मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। अगर आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, अरिथमेटिक पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस नाम से एक चैप्टर है और उस चैप्टर में हमको सिखाया जाता है। क्योंकि जो स्पीड होता है इसको हमेशा किस में इंडिकेट करना है? मीटर प्रति सेकंड में इंडिकेट करना है। तो अगर डेटा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको बदल करके आप मीटर प्रति सेकंड में लेके आओ, ये करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको समझा रहा हूं कि मैं पहले ही मीटर प्रति सेकंड का डेटा लेके चल रहा हूं। तो 70 मीटर चलने में जो आपको समय लगा वो कितना लगा दोस्तों? 100 सेकंड का समय लगा। 0 से 0 को काट दिया और 10 से 7 में भाग दे दिया जब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी 0.7 मीटर प्रति सेकंड ये जो आया है निकल के, यही आपकी स्पीड है, यही चाल है। इसी चाल से आप चल रहे हो, इसी चाल से 1 सेकंड में आप कितना जा रहे हो? 0.7 मीटर चल रहे हो। 1 सेकंड में आप कितना चल रहे हो? 0.7 मीटर। फिर अगले सेकंड में 0.7 ऐसे चलते जा रहे हो तो आपने 100 सेकंड में 70 मीटर कवर कर लिए। यही क्या है? आपका चाल कहलाता है। पढ़े हो आप लोग, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बताइए हमको कि वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है? वेग क्या होता है दोस्तों? एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये सब मान लो कि यहाँ पे वो बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो यहाँ से आपको जाना था और यहाँ पे जाना था, ठीक है। तो 40 मीटर आप पहले ऐसे चले, फिर 30 मीटर आप ऐसे चले, तो कुल मिलाकर आप कितना चल गए? 70 मीटर चल गए, 70 मीटर चल गए। और ये आ गया हमारा यहाँ पर डेटा, ठीक है। 70 मीटर चलने में आपको लगा कितना समय? 100 सेकंड का समय लगा। चलिए अब हम पहुँचते हैं दोस्तों वेलोसिटी की तरफ। मतलब वेग क्या होता है? चाल और वेग में कितना बड़ा अंतर है सुनिएगा। देखिए वेग के बारे में एक लाइन की बात बोलूं तो वेग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में यहां पे लिख दूं दोस्तों, थोड़ा भौकाल बन जाएगा कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं लिख दूं, चलिए। अच्छा इसको मैं बोल क्या सकता हूं दोस्तों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या है? इज कॉल्ड स्पीड, यानी क्या लिखना हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? यानी डिस्टेंस में जो परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाती है? चाल। और डिस्प्लेसमेंट में जो परिवर्तन की दर होती है वही कहलाती है वेलोसिटी, यानी वेग कहलाती है। सर क्या बोल दिया आपने? डिस्प्लेसमेंट में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को वेग कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? जो मिनिमम दूरी होती है, किसी भी दो स्थान को जोड़ने वाली जो मिनिमम दूरी होती है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, और उसमें जो परिवर्तन की दर होती है वही आपका वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए
मैं लिख दे रहा हूँ, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। बहुत इंग्लिश लिखने का शौक है तो लिख सकते हैं कि एकदम एक लाइन में लिखो खाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो याद रखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता, मतलब समझ में आ जाता, क्यों नया एग्जांपल क्यों नहीं चले, इसी एग्जांपल में चलते हैं। ये जो एग्जांपल लिया था, अरे भाई इसको अगर यहाँ से यहाँ जाना था 40 मीटर ऐसे गया, 30 मीटर ऐसे गया, तो सीधे आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो ना। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पर पता होगा, पाइथागोरियन प्रमेय के बारे में जानते हैं ना, पाइथागोरियन, तो वही वाला नियम यहाँ पे लग जाएगा। भाई आप इधर चले 40 मीटर, इधर चले 30 मीटर, दोनों को जोड़ दोगे तो ये अपने आप 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जानते होंगे तो, नहीं जानते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा, वो भी नहीं पता है तो निकाल लीजिए यार। देखिए इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, और निकालने के लिए कहाँ बता दूँ, इधर बता दूँ, इधर बता दूँ, दिख रहा है आपको, चलिए यही बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप जैसे रखोगे वो निकल के आ जाएगा, ए बी है 40 का वर्ग कर लो, प्लस आप जो है 30 का वर्ग कर लो, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 50 का वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके निकलता है, तो सिंपली आप वर्ग हट जाएगा तो 50 उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो याद रखिए 50 मीटर है, तो यानी जो मिनिमम दूरी है इन दोनों को जोड़ने वाला, इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने की जो मिनिमम दूरी है वो है 50 मीटर। और ऐसे आप कितना जा रहे थे, 70 मीटर जा रहे थे, ऐसे आपको कितना जाना है, 50 मीटर जाना है। तो दोस्तों मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, विस्थापन की दर है ना, यानी अगर आपको किसी भी चीज़ का वेग निकालना हो तो सिंपली क्या करना है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या था, स्पीड, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा समय, क्योंकि वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो वेग होता है विस्थापन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो वेग होता है वो विस्थापन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बटा में समय ही रहेगा। तो मान लो यहाँ पे लगा 50 मीटर, अच्छा समय भी तो आपका कम लगेगा, बताइए समय कम लगेगा कि नहीं। अगर आपको ऐसे जाना रहेगा तो 70 मीटर चलने में 100 सेकंड लग रहा है, तो 50 मीटर चलने में कम लगेगा ना। मान लो कि 50 मीटर चलने में 50 सेकंड का समय लगा, कितना लगा, 50 मीटर चलने में 50 सेकंड का समय लगा मान लो, तो 50 से 50 कट गया तो क्या आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया उत्तर आपका। यानी आपका वेग कितना है, वो है 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से चीजें निकाली जाती है दोस्तों। सिंपली देखिए वेग और वेलोसिटी में, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझिए। आगे जब हम फिजिक्स से और टर्म में आगे बढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उस समय मैं आपको जब याद दिलाऊंगा तो आपको याद आना चाहिए, हाँ सर ने बताया था द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, ठीक है, W बराबर mg होता है, भार क्या होता है, सर ने बताया था दूरी क्या होता है, विस्थापन जो मिनिमम दूरी होती है उसको लेते हैं, जो पूरी दूरी चली गई होती है वो डिस्टेंस कहलाती है, दूरी में परिवर्तन की दर स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेलोसिटी कहलाती है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, अब कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे अब हम पहुंचते हैं दोस्तों त्वरण के ऊपर। बहुत आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, और उम्मीद करता हूं देखिए समझ में आ रहा है। वैसे सही बताऊं तो आधे लोग तो यही सोच के परेशान रहते हैं कि सर आप किस विषय के टीचर हैं तो मैं यार किसी विषय का टीचर नहीं हूँ, बस मेरा जुनून है, मेरा सिर्फ यही जुनून है कि मैं सभी बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध कर सकूं, सब लोग पढ़ सकें, हमारा देश आगे बढ़ सके। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं टीचर हूं, ठीक है, ना ही मैं विद्यार्थी हूं, ठीक है। बस मेरे अंदर एक जुनून आ गया है कि मुझे अकेले सबको शिक्षित करना है, अकेले सबको शिक्षित करना है। जितने लोगों को मैं अधिकतम कर सकता हूँ और जितना कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए आपको लगता है, हकीकत बताऊं मेरे जीवन में मुझे फिजिक्स बायोलॉजी कभी नहीं आती थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं मेहनत करता हूं। मैं फिजिक्स को कम से कम पिछले कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, बट इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 7-8 घंटे मेहनत किया। देखिए बड़ी बातें नहीं होती है कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कैसे किया जाए कि आप उस चीज़ को एकदम हूबहू याद कर लो, हूबहू समझ लो। तो जब तक मेरे अंदर की कंठा मर नहीं जाती ना, मतलब सीखने की इच्छा खत्म नहीं हो जाती कि हाँ यार ये एकदम अंतिम है, तब तक मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, और जब मैं पढ़ाने आता हूँ फिर उसके बाद तो आपके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं रहता है कि सर ये बता दीजिए क्या होता है, मुझे नहीं आ रहा है, फिर आपको भी सब आने लगता है।
चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं त्वरण के ऊपर कि सर त्वरण क्या होता है। सुना है सबने, सब लोगों ने त्वरण का नाम सुना है। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए ACCELERATION। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण। अब बात आती है सर त्वरण क्या होता है। बड़ा कठिन शब्द लग रहा है, त्वरण और घर्षण, ये दो बड़ा कठिन शब्द है ना, डर लगता है इनके नाम से लगता है कि कोनो बहुत बड़ा कहानी शुरू होने वाली है। नहीं यार, बड़ी बड़ी कुछ नहीं है, छोटी सी कहानी है। ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है। देखिए हम सभी जानते हैं, सबको पता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जो वेग होता है, मैं वेग की बात कर रहा हूँ, मैं चाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जो मिनिमम विस्थापन की दूरी को तय करता है, उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वेग की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग में वेग 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 रखिएगा। त्वरण में वह लगा हुआ, वह से क्या होता है? वेग। वह से क्या होता है? वेग। ये बात याद रखिएगा कि हम चाल के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि त्वरण में त के बाद वह लगा हुआ, वह माने वेग। तो खाली याद करने के लिए बता रहा हूं। तो त्वरण में आपको याद रखना है कि वेग के ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो वेग होता है वो स्थिर नहीं रहता है। अगर इस प्रकार से हम देखा जाए तो सीधे सीधे ये कह दें कि वस्तुओं के वेग में परिवर्तन होता रहता है। वेग मतलब समझ रहे हैं? देखिए वेग मतलब क्या? वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वस्तुओं के वेग में परिवर्तन होता रहता है। आप ही कहोगे हाँ सर, कभी वेग तेज हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, होता रहता है, वेग में परिवर्तन होता रहेगा। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूं, आखिरी क्वेश्चन, आप उत्तर निकाल दो इसके बाद। अच्छा एक बात बताइए कि अगर वस्तु के वेग में किसी एक समय के साथ जो परिवर्तन होता है, बस अगर मैं कह दूं कि वही क्या है, वही आपका त्वरण कहलाता है, तो आपको कैसा लगेगा? सर क्या बताया आपने? मैंने कहा दोस्तों कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है? त्वरण। सर ये तो आपने जोड़ दिया। अरे जोड़ क्या दिया? इधर देखो, मैं कहानी बताता हूँ दोस्तों। मैंने सबसे पहले बताया विस्थापन मैंने क्या बताया? एक लाइन की बात इसमें याद रखो कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसी को आप क्या बोलते हो? विस्थापन बोलते हो। फिर हमने पढ़ा कि आपने पढ़ा सर वेग क्या होता है। ठीक है, वेग मतलब वेलोसिटी क्या होता है। तो सर आपने बताया कि जो विस्थापन की दर होती है एकांक समय में, वही क्या कहलाता है? वही वेग कहलाता है। यानी आपका मैटर निकल के क्या आ गया कि विस्थापन बटा समय आ गया। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर मतलब अगर मैं वेग बटा समय कर दूँ दोस्तों, तो ये क्या निकल के आ गया? त्वरण आ गया। ये क्या आ गया? त्वरण आ गया। सर गजब, ये तो जोड़ दिया मैंने। हाँ जोड़ दिया, तो क्या है? सही तो है, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया ना? विस्थापन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस दो स्थान की विस्थापन कहलाती है। विस्थापन की दर को या विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब कैसे कहो, आप भूल जाएंगे तो देखिए त्वरण के साथ वह जो लगा हुआ है वह माने वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। थोड़ी बहुत इंग्लिश आने लगी यार। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको आ गया होगा और फटाफट मैं आगे भागना चाहता हूं। ठीक है, चलूं आगे? समझ में आ गया ना? आ ही गया होगा यार। अभी आगे ऐसा नहीं कि फिजिक्स, मैं तो इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा रहा हूं मेरे भाई कि फिजिक्स में इन सब टर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो मैं आगे किसी भी टर्म का इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि नितिन सर क्या बोल रहे हैं। पता चला मैं पढ़ाते जा रहा हूँ त्वरण, आप पता ही नहीं त्वरण क्या होता है। अभी तो आपको पता रहेगा ना कि वेग में परिवर्तन की दर, और कैसे याद रहेगा? त के साथ वह लगा था तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अरे रटा देंगे यार, अभी देखो ना, खत्म होने दो क्लास। आओ अगली बात करते हैं दोस्तों। अब मैं बताने जा रहा हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को इंग्लिश में दोस्तों एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आयतन को दोस्तों वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं यार कि सर क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। सुनिए ध्यान से, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जो द्विविमीय स्थान घेरते हैं। ठीक है, जो द्विविमीय स्थान घेरते हैं, कोई ऐसा वस्तु जो द्विविमीय, विमी वह रहेगा, द्विविमीय स्थान घेरता है।
स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षेत्रफल, उसे कहते हैं क्षेत्रफल। सर थोड़ा सा कठिन हो गया, बस ये द्विविमी का मतलब बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, हम भी जब इसको पढ़े थे ना द्विविमी, तो हमको लगा यार क्या है, मैंने मतलब गूगल पे छान मारा जी, एकदम पूरा जितना मैटर था सब निकाल दिया, सब निचोड़ के आपके सामने ला दिया हूँ। लो सुनो, यही होता है द्विविमी। देखो जैसे अगर मैंने दोस्तों बना दिया यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, हमने यहाँ पर वर्ग बना दिया, हमने यहाँ पर आयत बना दिया, हमने यहाँ पर चतुर्भुज वगैरह बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरह की आकृति बना दिया, ठीक है। या आप पहुँच गए अपने खेत में, जहाँ पे आपका खेत था, ठीक है, उस खेत को ही आपने ले लिया। खेत, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खेत की बात कर रहा हूँ, मैं समतल भूमि की बात कर रहा हूँ, मैं जो है कोई, ठीक समझ में आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जैसे ये, ठीक है, खेत का या कोई क्रिकेट की पिच का या किसी मैदान का, मैं इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो आकृति हैं ये प्लेन सरफेस पे होती हैं और इसी को बोला जाता है द्विविमीय। इसी को क्या बोला जाता है, द्विविमीय, क्योंकि ये जो कुछ भी होती हैं लंबाई या चौड़ाई में होंगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। लंबाई चौड़ाई, जो कुछ होता है सब लंबाई चौड़ाई में। तो याद रखिए इसमें बीम कितने होते हैं, इसमें द्विविमी। अभी देखिए, अभी अगर मैं ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा द्विविमी के और लगूंगा इतिहास बताने, तो आप लोग उलझ जाएंगे। समय के साथ साथ अपने दिमाग को विकसित करेंगे ना, समय के साथ साथ। अभी जितना समझाया जा रहा है उतनी चीज़ें समझते जाइए। ऐसा नहीं कि त्वरण में केवल एक ही लाइन का विषय था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण खत्म। अरे नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मैं तो एक परिभाषा आपको दे रहा हूँ कि आपके अंदर थोड़ी सी सीखने की ललक आ जाए और जो आपको नहीं आता उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल जाए। तो याद रखिए इसी को बोला जाता है द्विविमी। अब कहोगे सर आयतन किसको कहते हैं, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए त्रिविमीय। क्या होता है, जो त्रिविमीय स्थान घेरता है, त्रिविमीय स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं। जैसे मैं घन की बात कर लूँ, जैसे मैं घनाभ की बात कर लूँ, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की बात कर लीजिए, कमरे की बात कर लीजिए, ये हम जिस कमरे में बैठे उस कमरे की बात कर लीजिए, ठीक है, ये कमरा। अच्छा सर यहाँ तो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कमरे में क्या होता है, तीनों होगा ना। अब किसी का कमरा लंबा हो सकता है आयताकार, किसी का वर्गाकार, कैसे भी हो सकता है। तो याद रखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो इसी को तो बोलते हैं त्रिविमी। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिविमी। ऐसे बनता है ना, एक ऐसे बनती है उंगली, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा उसमें, हमारी तरफ से सही दिख रहा है। तो त्रिविमीय आधार बनता है, ठीक है, या तो ऐसे करके बना लेते हैं, ये सही होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, त्रिविमीय आकृति। तो याद रखिए ये त्रिविमीय आकृति है, ये जो है द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति को क्षेत्रफल माना जाता है और त्रिविमीय आकृति को आयतन माना जाता है। अगर सर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि बताओ एक त्रिभुज का आयतन क्या होगा, तो आप कहना 0 होगा, 0। द्विविमीय आकृतियों की कभी आयतन ही नहीं निकाला जा सकता। समझ में आ रहा है, तो इसका आयतन नहीं होगा, इसका आयतन नहीं होगा। कभी चतुर्भुज का, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, किसी समतल क्षेत्र का या खेत का या मैदान का, वहाँ का कभी भी आयतन नहीं निकल सकता। आयतन के लिए ऊंचाई का होना जरूरी है, बिना ऊंचाई के आयतन की गणना नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है आपको, बिना ऊंचाई के आयतन की गणना नहीं की जा सकती, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आयतन यहाँ पर है, तो इसमें जो है आप आयतन की गणना करोगे। अभी समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया हो तो स्थान, एक लाइन की बात अच्छा और मैं कर लेता हूँ, यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है उसको आयतन कहा जाता है। ये भी कहा गया, एक और परिभाषा इसमें प्रचलित है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, ये माचिस की डिब्बी है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ आयतन है। ये मार्कर के इंक का जो है बॉक्स है, ये भी कुछ स्थान घेरा हुआ है, इसका भी क्या है, आयतन होगा। समझ में आ रहा है, यानी जितनी भी चीज़ें, क्या इस इंक का आयतन नहीं होगा, इसका भी आयतन होगा। तो जो कुछ भी स्थान घेरता है, क्या इस मार्कर का आयतन नहीं होगा, क्या हमारा आयतन, सबका आयतन होगा, आयतन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अगर आयतन समझ में आ गया हो तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और घनत्व तो मैं आपको बता दूं घनत्व तो क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयतन के बाद घनत्व। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसकी बीमा पूछूं तो कल ही मैं आपको क्षेत्रफल का बीमा बताया था कि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी तरह उसका जो मीटर क्यूब होता है आयतन का, ये सब बताया था ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लेके चलते हैं दोस्तों घनत्व। घनत्व क्या होता है जरा बताइए। तो घनत्व माने होता है इंग्लिश में डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। आप बता दीजिए जरा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है।
तो थोड़ा सा कठिन बोलूँगा, लेकिन आप बहुत आराम से समझ जाओगे। सुनो ध्यान से। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। सर क्या बोला, फिर से बोलिए, लिख दीजिए। चलो लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। किसी पदार्थ के इकाई आयतन, इकाई आयतन यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, इकाई आयतन, ठीक है, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, निहित द्रव्यमान, सद्रव्यमान, अरे मॉस, हाँ, यानी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, हाँ वही, निहित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। को क्या कहते हैं? घनत्व कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आएगा तो सुनो ध्यान से। दोस्तों देखो, ये मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि अगर आयतन बराबर हो तो घनत्व भी बराबर हो। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा किसका है? लकड़ी का। और ठीक इतनी ही साइज में, ठीक इतनी ही साइज में एक और टुकड़ा है जो लोहे का है। आप बताओ दोनों में से भारी कौन होगा? मैं सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से भारी कौन होगा। यदि एक लकड़ी का टुकड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा है, तो आप कहोगे सर लोहे का टुकड़ा वाला जो है भारी होगा और लकड़ी का टुकड़ा सर हल्का होगा। लेकिन बाबू एक बात बताओ, दोनों का आयतन तो बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है। तो अगर आयतन बराबर होगा तो क्या आयतन के बराबर होने से यह भी मान लेना चाहिए कि दोनों का जो भार होगा वो भी बराबर होगा? नहीं। दोनों का जो भार होगा वो भी बराबर होगा, या दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो भी बराबर होगा? नहीं। अर्थात यहां से एक और शब्द निकल के आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। अर्थात बराबर आयतन के विभिन्न पदार्थों का भार भी अलग अलग हो सकता है, उनका द्रव्यमान भी अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दो एक समान चीजों का भार एक बराबर नहीं हो जाता, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। एक लकड़ी का है, एक कागज का टुकड़ा बना दो। अब इतना बड़ा अगर मैं लकड़ी का गुटका ले लूं और इतना बड़ा एक कागज का खुक्का है, ठीक है, तो बताओ भारी कौन होगा? लकड़ी का गुटका भारी हो जाएगा इसकी अपेक्षाकृत। मतलब कि अगर आपको कंपेयर करोगे तो बिना कंपेयर का बता नहीं सकते कि किसका घनत्व तो कितना है। कंपेयर करोगे तभी ना बताओगे किसका घनत्व ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब मैं थोड़ा सा और आपको टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा आपको, हो सकता ना याद हो, लेकिन सुनिए, अभी मैं याद करा रहा हूँ। देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि अगर किसी भी वस्तु का आयतन बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि उसका भार भी बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इन दोनों वस्तुओं में जो भिन्नता है ये उन पदार्थों के अणु या उसके अंदर जो परमाणु, अरे भाई अणु परमाणु से मिलकर ही किसी पदार्थ का निर्माण होता है, इतना पता है ना आपको? नहीं पता है तो याद रखिए। सबसे छोटा कण कौन सा माना जाता है? परमाणु। उसके बाद क्या होता है? ढेर सारे परमाणु मिला के अणु, और अणु को बना के पदार्थ बनता है। तो वही कह रहा है कि वो जो पदार्थ की भिन्नता है किस कारण हो सकती है? कह रहा जो उसके अंदर अणु या परमाणु है, ठीक है, उसका भार तथा उस पदार्थ में उस पदार्थ विशेष की जो सन्निकटता है कि वो जो परमाणु या अणु है वो कितने पास पास हैं, वो कितने पास पास हैं, ये डिपेंड करता है उसको भार बनाने में, उसका वजन बढ़ाने में। अगर मैं आपसे कहूँ लकड़ी के गुटके की, तो लकड़ी के गुटके के अंदर पाए जाने वाले जो अणु परमाणु होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा गैपिंग होता है और उनका वजन भी अलग होता है। और लोहे की बात करूँगा तो वहाँ एकदम क्या होता है, उसके अणु परमाणु एकदम चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसका वजन हमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है। यानी कुल मिला जुला कर जो भार होता है ये उसके अणुओं परमाणुओं की जो है दशाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। कुल मिला जुला के दोस्तों द्रव्यमान से हम निकल के आता क्या है? दोस्तों द्रव्यमान के बारे घनत्व के बारे में निकल कर आता क्या है? तो घनत्व क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी बात कर दूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर जो भी द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है पूरे आयतन में कितना है, पूरे आयतन में वो कितना है। जैसे एक कमरे में अगर आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो उस पूरे कमरे का जो आयतन होगा उसमें आपका जो क्षेत्र, आपका जो आयतन है, आपका भी अपना आयतन होगा ना, ऐसा नहीं चिपके हो, कुछ ना कुछ आयतन होगा ना। तो जो आपका आयतन है जो पूरे कमरे का आयतन है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही घनत्व कहलाता है।
अगर इसी कमरे में 2 लोग आ जाएं, 4 लोग, 10, 20, 25, 30, 35, 40, तो आप क्या करोगे, आप कैसे रहोगे, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन। अगर मैं आपसे पूछूं कि घनत्व की बीमा क्या होती है, तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं, किलोग्राम से इंडिकेट करते हैं, इतना पता था आपको। और किलोग्राम की बीमा जो होती है उसको यम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आयतन की बात करूं दोस्तों, तो आयतन को हम जो है मीटर क्यूब से इंडिकेट करते थे, याद है आपको, मीटर क्यूब से करते थे। और यहाँ पर अगर हमें आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे यल की पावर 3 करेंगे, यल की पावर 3 करेंगे। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल की पावर -3, और बड़े वाले कोष्टक में रखेंगे। तो बताइए घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, यम एल की पावर -3। याद रखेंगे, ये जो माइनस की घात चढ़ती है या प्लस की जो घात चढ़ती है या जीरो जो घात होती है या 1 जो घात होती है, यही क्या कहलाती है दोस्तों, ये जो घात होती है यही बीमा कहलाती है। यही क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। ध्यान से दीजिएगा, किसी भी जो हमारा ये फार्मूला है, फार्मूला मतलब ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें जो घात लगी होती है वही उसकी बीमा कहलाती है। तो दोस्तों इस बात को याद रखें कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन होता है। नहीं समझ में आएगा, अरे आगे अभी बहुत पढ़ना है यार, अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, फिर यही सब पढ़ाऊंगा उठा के, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, घबराइए मत, खाली सुनते चलिए। हम देखिए ये चैप्टर ऐसा नहीं कि खत्म होने वाला है। अरे यार, ये तो मैं आपको इसलिए तथ्य से बता रहा हूँ कि आप खुद जान जाओ इनके बारे में। ठीक है, पढ़े रहोगे, आगे बोलूँगा घनत्व, समझोगे घनत्व मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब एक कठिन चीज़ मैं और बताता हूँ दोस्तों, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग को बोलते हैं दोस्तों मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, संवेग को, अच्छा कुछ लोग टाइम देख के पढ़ाई करते हैं, भैया निवेदन आपसे आप ना पढ़ें, हमारे ऊपर एहसान मत करें। हाँ, इतना ज़्यादा कर्जा कर देंगे हमारे ऊपर, हम कैसे जी पाएंगे, इतना भार हमारे ऊपर मत दीजिए। पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चलिए। पता है कई लोगों को तो फ्री में अगर पढ़ाया जाए, मुझे तो लोग सजेस्ट करते हैं, सर आप कुछ पैसा ले लिया करिए। जब आप कोई चीज़ फ्री में पढ़ाते हैं ना, लोग आपकी क्वालिटी को ही नहीं समझते हैं। सही बात है यार, मुझे भी लगता है, पढ़ो यार। बहुत सारे लोगों को कमेंट देखा तो लोग कह रहे हैं सर छोटी क्लास बनाइए, तो आपसे पूछ के थोड़ा क्लास बनाएंगे, मेरी जितनी मर्जी होगी उतनी क्लास बनाएंगे। आपको देखने को पड़ता है देखिए, नहीं देखने को पड़ता है छोड़ दीजिए, आपका फायदा है यार, आप पढ़ने के लिए भी कंजूसी कर रहे हो यार। चलिए, जो अच्छे लोग उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे हैं वो हमारे एकदम सुपर डुपर हिट है। ठीक है, याद रखिए संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत कुछ अभी पढ़ाना, अभी तो आपको घर्षण वगैरह के बारे में पढ़ाना है। चलिए इसी क्लास में पढ़ा देता हूँ, नहीं देखता हूँ जैसा होता है। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, हमने वेग पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। हमने त्वरण पढ़ा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हमारे सामने एक नया शब्द आ गया, संवेग। क्या आ गया है, संवेग, मोमेंटम। ये संवेग क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। एक आपके घर के सामने एक ट्रक खड़ा है। क्या खड़ा है, एक ट्रक खड़ा है। ठीक है, और आपको इस ट्रक को जो है अकेले जो है धक्का देना है ताकि ये ट्रक जो हिल जाए। तो आप अकेले उसके पीछे जाके जान लगा रहे हो। आप बताओ, क्या आप अकेले इस ट्रक को हिला पाओगे? 10 चक्का ट्रक है, छोटी वाली ट्रक नहीं, बड़ी वाली ट्रक है, 10 चक्का ट्रक है, क्या आप अकेले इस ट्रक को हिला पाओगे? आप कहोगे नहीं सर, काहे मजाक कर रहे हैं, ट्रक नहीं हिल पाएगी। हमने कहा क्यों नहीं हिल पाएगी भाई, पक्का ट्रक नहीं हिल पाएगी? आपने कहा सर कंफर्म नहीं हिल पाएगी। हमने कहा बुलाओ जरा 10-15 लोगों को। तो आपने कहा अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, 10-15 लोग आ जाएंगे तो ट्रक हिल ही जाएगी। ट्रक क्या था, तो ट्रेन भी हिल जाएगी। 100-200 लोग आ जाएंगे, 500-1000 लोग आ जाएंगे, ट्रेन भी हिला देंगे। हैं, तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि अकेले व्यक्ति से ट्रक नहीं हिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रक है दोस्तों ये भारी है। क्या है, ट्रक जो है वो भारी है, और भारी सामान को हिलाने के लिए आपको ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो भी कितने ताकत की, बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो तो डिपेंड करता है कि वस्तु कितना भारी है। वस्तु छोटी गाड़ी होगी 2 लोग धक्का मार देंगे, बड़ी गाड़ी होगी 4 लोग चाहिए, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, डिपेंड करता है कितना भारी चीज है। ठीक है, उसी हिसाब से आप धक्का लगाओगे, ताकत लगाओगे। चलो, तो मतलब आपके कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई चीज अगर भारी होगा तो आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, यही ना? हमने कुछ अलग थोड़े बनाया रहे, हमने तो आपको पहले ही बताया दोस्तों कि फिजिक्स क्या होता है। अरे प्रकृति के मूलभूत नियमों की अभिव्यक्ति हम पढ़ते हैं खाली यहाँ पर, कि कैसे प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं। हम कुछ आपको बता थोड़े रहे एक्स्ट्रा, हम तो
वही कर रहे हैं जो होता है प्रकृति में। जाहिर सी बात है, कोई भारी चीज है उसको हिलाना है, बहुत ताकत चाहिए। अब बहुत ताकत आएगा कहाँ से? हमारे अंदर तो आएगा नहीं, हम भीम तो है नहीं कि हमारे अंदर जो 10,000 हाथियों का बल हो। हाँ, बुला लेंगे 10-20 लोगों को, उनसे हिलवा लेंगे। हाँ, यही काम करेंगे। चलो एक छोटी सी चीज की बात कर लें दोस्तों। एक बंदूक है, एक जो है बंदूक है, ठीक है। चलिए, एक बंदूक है दोस्तों, और इस बंदूक से एक गोली निकलती है, छोटी सी गोली, एक छोटी सी गोली निकलती है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो गोली निकलती है, क्या आप इसको रोक पाओगे? क्या आप इस गोली को रोक सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। हमने कहा ट्रक इतना भारी था तो हिला नहीं पा रहे थे, अब तो इतना छोटी सी गोली को रोक नहीं पाओगे। आपने कहा सर नहीं सर, नहीं रोक पाएंगे। बंदूक से निकला गोली, चलो अगर बंदूक से ना निकला गोली, अगर किसी और चीज से इस तरह से निकला, बहुत ज्यादा वेग से निकला हो, क्या आप उसको रोक पाओगे? आप कहोगे नहीं। अरे इस गोली से आपको चोट लग जाएगा, इस गोली से अगर रोकने की कोशिश करोगे तो हाथ से रोकोगे, छेद के निकल जाएगी। क्यों? यानी इसको रोक पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। स्पीड मत बोलना। बंदूक की गोली से जो डिस्कियां निकल रही है ना गोली, ठीक है, बंदूक से जो गोली निकल रही है, इसके अंदर स्पीड नहीं, वेलोसिटी बोलो इसको। क्या बोलो? वेलोसिटी। क्या बोलो? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। गोली में क्या है? स्पीड नहीं है, गोली में क्या है? वेग है। गोली में वेग है, गोली घूम के नहीं जा रही है, गोली मिनिमम दूरी को कवर कर रही है खटाक से एक नियत समय में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी है। स्पीड मत बोलना यहाँ पे। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि जो बंदूक से चलती हुई गोली निकलती है वो चाल है उसकी या फिर उसकी वेलोसिटी है। आप जानो, आप स्टडी 91 में पढ़ने वाले हो, आप जानो। ठीक है, तो याद रखना ये वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर आ गया निकल के। संवेग क्या होता है? आ गया। इन्हीं दोनों को जोड़ दो, इन्हीं दोनों को जो है ला के एक पास रख दो, यही संवेग है। क्या मतलब सर? पहली बात तो याद रखो, संवेग को P से इंडिकेट करते हैं। संवेग को कैसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल P से इंडिकेट किया जाता है। और संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग। जब द्रव्यमान और वेग का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? आपका संवेग निकल के आता है। मैंने क्या कहा? जब द्रव्यमान और वेग का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? संवेग निकल के आता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। द्रव्यमान और वेग का जब गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? संवेग निकल के आता है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं दोस्तों इसको? तो इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों P बराबर यम। वेग को इंडिकेट किया जाता है यम से, और द्रव्यमान को और वेग को V से। तो हो जाता है दोस्तों P बराबर यम V। क्या हो जाता है? P बराबर यम V। यही होता है संवेग। ठीक है, अच्छा चलो इसकी भी बीमा, इसका बीमा कर देते हैं। ठीक है, जीवन बीमा इसका भी कर देते हैं। इसका बीमा कैसे करोगे दोस्तों? द्रव्यमान जो मास होता है, द्रव्यमान को आप किससे इंडिकेट करते हो? kg से इंडिकेट करते हो। लेकिन इंडिकेट करने के साथ साथ इसको लिखते कैसे हैं? तो यम से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा वेग मतलब होता है दोस्तों, वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो आपको पता होगा वेग का जो फार्मूला था, मैंने कल ही बताया था, LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1 होता है। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यम LT-1। क्या हो जाएगा? दोनों एक साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? यम LT⁻⁻1। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना। किसमें? बड़े ब्रैकेट में। यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब संवेग की बीमीय सूत्र क्या होता है? यम LT-1। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया ना? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं और घर्षण के बारे में आपको बताता हूं कि घर्षण क्या होता है। सिंपल चीज है, अगर पढ़ोगे मन से तो आएगा भी अच्छे से। ठीक है, हाँ संवेग वाला थोड़ा लोग भूल जाते हैं जरूर। ठीक है, संवेग तो याद रखें ना, संवेग उसका नाम ही क्या है? संवेग मतलब वेग के साथ। वेग के साथ क्या? द्रव्यमान। वेग के साथ क्या? द्रव्यमान। संवेग, जब वेग के साथ द्रव्यमान का गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका संवेग निकल के आ जाएगा। याद करो इस तरह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, घर्षण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। चलिए घर्षण बताता हूं आपको। घर्षण माने घिसना, रगड़ना। लेकिन ऐसे कहने मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा घर्षण। देखो दोस्तों क्या होता है ना कि अगर एक प्रकार घर्षण क्या है ना, पहले घर्षण के बारे में एक दो लाइन जान लो कि घर्षण क्या होता है? एक तरह का विरोधी बल होता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल होता है। विरोधी बल माने क्या होता है? जो विरोध करता है, जो हमेशा, मतलब ये ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? विरोध भी किसका करेगा?
किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है। याद रखिए किसका? गति का विरोध करता है। इसके अलावा दो वस्तुएं यदि आपस में संपर्क में आए, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक टेबल है, मान लीजिए। टेबल भी नहीं बनाने आ रहा है, भूल जाते हैं यार टेबल कैसे बनता है। चलो बना दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं, आपको टेबल बनाने नहीं आता है। चलो एक टेबल है, इस पे हमने क्या कर दिया, एक गोला रख दिया। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब दो वस्तुएं, मतलब ये गोला और एक टेबल, ये गोला और एक टेबल, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर भी एक बल काम करता है। जो कौन सा बल होता है? यही घर्षण बल होता है। मतलब अगर ये मार्कर मैंने अपने इस हाथ पे रखा दोस्तों, हथेली पे, तो यहाँ और इस मार्कर और हथेली के बीच में एक बल काम कर रहा है। वो कौन सा बल है? घर्षण बल है। याद रखिए, ठीक है। देखिए और बताता हूँ आपको। और इसके अलावा याद रखिए कि वस्तु के द्रव्यमान के कारण, ये जो वस्तु यहाँ पे रखे हो आप, इसके द्रव्यमान के कारण कैसे लगता है ये भी सुन लीजिए। घर्षण कह रहा है इसके द्रव्यमान के कारण मेज पर जो फोर्स काम कर रहा है, किसके वजह से काम कर रहा है? इसके द्रव्यमान की वजह से काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। तो उस वजह से मेज पर एक फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आता है हमारे लिए, F बराबर mg। क्या निकल के आता है? F बराबर mg, F बराबर mg, ठीक है। अब आगे डिस्क्राइब करता हूँ भी F बराबर mg क्या होता है। देखिए अब इसके परिणाम स्वरूप ये जो द्रव्यमान पड़ रहा है इस मेज के ऊपर, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे घर्षण बल काम कर रहा है। यानी कि जब इसका बल इस पे लगेगा दोस्तों, मेज के ऊपर लगेगा, तो जो मेज है, मेज भी वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल लगाती है। हमने इस पे बल लगाया, नीचे से जो भी वस्तु रहेगी, चाहे मेज है, वो ऊपर की तरफ बल लगाएगा। मतलब मार्कर अगर मैंने इस पे रखा तो मार्कर हमारे हाथ पे बल लगा रहा है, तभी हमको उसका भार महसूस हो रहा है, ठीक है। और हमारा हाथ उस मार्कर पे बल लगा रहा है, नहीं तो लेके गिर जाते। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता, वो उसके विपरीत बल लगा रहा है, ठीक है। तो ध्यान याद रखिए कि जो भी दो चीज आपस में संपर्क में आएंगे उन दोनों में बल काम करता है और इन्हीं के बीच में आपका घर्षण भी छिपा होता है, ठीक है। तो याद रखिए जिसको उस गुरुत्वीय बल को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं? वो जो गुरुत्वीय बल को इंडिकेट किया जाता है, इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वीय बल होता है उसी को इंडिकेट करते हैं F बराबर mg से, ठीक है। गुरुत्वीय बल कहिए और या उसको और अभिकेंद्रीय बल भी कर सकते हो। तो जो ऊपर से काम कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, एक गुरुत्वीय बल और उसी पे एक अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, वापस भेज रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कुल मिला जुला कर क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, ठीक है। उन सारे सवालों को भी मैं खुद बताऊंगा कि आपके मन में क्या सवाल है और उसका सलूशन भी, समाधान भी खुद दूंगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, देखिए नहीं सॉरी ऐसे मत चलिए, पहले इसी को देख लीजिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। ये मान लो आपकी टेबल थी, ठीक है। इस टेबल पर आपने क्या रख दिया, क्या रख दिया, क्या रख दिया? एक कंप्यूटर रख दिया। क्या रख दिया? एक कंप्यूटर रख दिया, ठीक है। एक कंप्यूटर रख दिया। अब एक कंप्यूटर क्या करेगा? इस टेबल के ऊपर बल लगाएगा, ये टेबल इस कंप्यूटर के ऊपर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। इसी की वजह से दोस्तों ये कंप्यूटर इस टेबल पे खड़ा है। आपने कहा सर फिर से बताइए। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए सीधा सावधान मुद्रा में। आप खड़े हो पता कैसे? आपका जो द्रव्यमान है, आपका जो भार है, ये धरती पे वजन लगा रहा है और इतना ही बल धरती क्या कर रही है? वापस आप पर लगा रही है। जितना आपने उस पर लगाया उतना ही वो आप पर लगाया, इसी वजह से आप यहाँ खड़े हो, वरना क्या हो जाते? गिर जाते। तो जहाँ घर्षण नहीं काम करता है वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते। आप कहोगे सर घर्षण जहाँ नहीं रहेगा वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते। हाँ, बर्फ होता है ना, बर्फ, जहाँ बर्फ पूरा गिरा रहता है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप चल नहीं पाते। जैसे चलते हो फिसल के गिर जाते हो। कहीं तेल गिर जाता है तो आप उस पर चलते हो तो फिसल के गिर जाते हो। कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं काम कर पाता है, और जब घर्षण नहीं काम करेगा तो आप क्या करोगे? गिर जाओगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो स्थिर चीज़ों पर बल लगता है तो दोनों के बीच की जो वो होती है, गति होती है, वो शून्य हो जाती है। मतलब वो वस्तु इसी वजह से विरामावस्था में वहीं पड़ी है। आपने कोई सामान जहाँ रख दिया वो सामान वहीं पड़ा है, क्योंकि वो सामान उस जगह पे बल लगा रहा है और नीचे से वो जो जगह है उस सामान पर बल लगा रही है। दोनों एक दूसरे से जुड़े ऐसे पड़े हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता? घूमता रहता, घूमता रहता।
ठीक है, तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें घर्षण की, तो घर्षण दो तरह के होते हैं दोस्तों, घर्षण दो तरह के होते हैं। एक आपका स्थैतिक होता है, एक आपका जो होता है गतिज होता है। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, ये दो तरह के घर्षण होते हैं। स्थैतिज को बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैटिक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और गतिज को काइनेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण ये दोनों क्या होते हैं। स्थैतिक मतलब जैसे, चलिए वही ट्रक वाला एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये ट्रक खड़ी थी, ठीक है, आप इस पे जो धक्का लगा रहे हो, तो आपके अकेले धक्का लगाने से ये ट्रक हिल थोड़े जाएगी, वो उसी जगह पे लगी रहेगी। क्यों नहीं हिल रही भाई, आपने उसमें बल तो लगाया, यानी आपने जो बाह्य बल लगाया, इस व्यक्ति के द्वारा जो बाह्य बल लगाया गया किसी भी वस्तु पर, वो बल जो है इस घर्षण, अच्छा देखिए ये ट्रक यहाँ पे खड़ी है तो जमीन पे जो है इसका भी प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, और जमीन का प्रेशर वापस भी इस पे पड़ रहा होगा विपरीत दिशा में। इसी वजह से ये एकदम जो है एक जगह पर जो है स्थिर है, ठीक है। आप बल लगा रहे हो कि वो खिसक जाए, आप बल लगा रहे हो कि ट्रक खिसक जाए, लेकिन आपका बल इस बीच में जो घर्षण लग रहा है उससे कम है, और जब तक ये उससे कम रहेगा तब तक वस्तु गति नहीं कर सकती। मतलब अगर बाह्य बल लगे और वस्तु गति ना करे तो आप यही मान के चलोगे फिजिक्स में कि आपने कोई बल ही नहीं लगाया, यही मान लिया जाएगा कि आपने कोई बल नहीं लगाया। बल लगाया तो गति होनी चाहिए, अगर गति नहीं हुई तो आपने कोई बल नहीं लगाया है, भले आपने खर्चा कर दिया। आप बोल रहे हो ना फिजिक्स में उसको जो है बल माना ही नहीं जाता, तो अगर आपने बल लगाया तो खिसकना चाहिए। अब गतिज में क्या होता है, देखो अगर खिसक गया, अगर हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे बल बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है 10-15 लोगों को ला खड़ा कर दिया और सब लोग मिल के धक्का मारे, उसके बाद ये क्या हुआ, खिसक गया। मतलब ये जो बीच में घर्षण बल काम कर रहा था, इससे ज़्यादा फोर्स हमने लगा दिया, इससे ज़्यादा बाह्य बल लगा दिया, इसमें गति होने लगा। अब इसमें क्या होगा, जब चीज़ें गतिज अवस्था में होती हैं तो भी घर्षण बल काम करता है, यही तो जानने वाली बात है, तो भी घर्षण बल काम करता है। तो याद रखिए, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे मैं कुछ और बता दूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको बल के बारे में कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गतिज घर्षण लग रहा था, ठीक है, गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है। आगे के चैप्टर में दोस्तों इन सभी का इस्तेमाल होगा, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में। अभी तो बस शुरुआत हो रही है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा दोस्तों कि बल क्या होता है। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जरा बताइए फोर्स होता क्या है, बल होता क्या है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। बल क्या है, वह कारक है। मैंने ये एक जो है इंक का बॉक्स लिया और इसको मारा और ये चला गया। मैंने क्या लगाया, मैंने इस पे बल लगाया, मैंने इस पे बल लगाया और ये क्या हो गया, दूर। बस यही बल है। सुनो ध्यान से, किसी बल क्या होता है, बल वह कारक है, परिभाषित कर रहा हूं इसको, बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। स्थिति में क्या ला दे, परिवर्तन ला दे, उसी को क्या कहा जाता है, बल। तो अगर आपने परिवर्तन लाया तब तो माना जाएगा कि बल लगाया, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, जाओ भैया जाओ, दीवार क्यों टूट के गिरेगी, हमने कोई बल ही नहीं लगाया। फिजिक्स यही कहती है आपने कोई बल नहीं लगाया, आपने बल लगाया तो कार्य होना चाहिए, ठीक है, ये परिवर्तन होना चाहिए। तो याद रखिए कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देती है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामा मतलब ये जगह स्थिर है, विरामावस्था में है, ठीक है, तो भी उस पर बल काम करता है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो भी उसमें बल काम करता है। अगर मतलब खड़ी है तो भी बल लग रहा है, और गति अवस्था में है तो भी बल लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों आप पढ़ोगे न्यूटन के जो है नियम पढ़ोगे तो उसमें आपको गति का नियम बताया जाएगा, ठीक है, गति विषय का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो वहाँ पे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए कि फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, ठीक है। यानी क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है,
तो वह मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और द्रव्यमान, जब इन सबको ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका फोर्स निकल करके आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। चलिए एक चीज और याद रखिए। अच्छा, इस तरफ दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर कोई भी गतिशील वस्तु है उस पर अगर विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो क्या होगा, जैसे कोई पत्थर इधर ढलक के आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और आप जो है यहाँ खड़े होकर यहाँ पे इसको रोक दिए, ठीक है, बाहुबली बन के इसको क्या कर दिए, रोक दिए, तो विपरीत दिशा में अगर बल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। मतलब अगर किसी भी वस्तु में विपरीत दिशा में बल लगाओगे वहाँ पे रुकेगा। अगर आपका बल ज़्यादा है तो, नहीं तो आपको क्या करेगा, आपके ऊपर से कूद के चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद चलिए पढ़ लीजिए दोस्तों, कार्य क्या होता है। आखिरी टॉपिक है, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बाकी की क्लास हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 3-4 बार देखिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसा विषय है जो आसानी से समझ में आता नहीं है, और अगर इतना आसानी से समझाने पर नहीं आ रहा तो जान लो अब जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे, अलविदा बोल के चले जाओ। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या होता है। कार्य को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में वर्क, सबको पता है। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोला जाता है। बताइए कार्य क्या होता है। कार्य देखिए, जब बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन होता है उसे ही कार्य कहते हैं। मैंने क्या बोला, जब बल लगाने पर किसी भी वस्तु पर आप बल लगाओ और बल की दिशा में ही विस्थापन हो। मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स उठाया, ये माचिस उठाया, इसको अपने हाथ पे रखा, उधर साइड बल लगाया और ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, तो ये जो विस्थापित हो गया, ये जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यदि विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य नहीं माना जाएगा, और विस्थापन होना चाहिए। यहीं खड़ा है, मैं मार रहा हूँ, खिसकी नहीं रहा है, अगर विस्थापन, इसने अपने जगह को छोड़ा नहीं, कहीं गया नहीं, तो विस्थापन नहीं हुआ। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर कार्य होता क्या है, तो बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। और कार्य होना चाहिए, मतलब विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। और एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जितना अधिक बल लगेगा, मैं और तेज मार दूं इसको, धड़ाम दे, बहुत दूर चला जाएगा, धीरे से मारूंगा तो कम जाएगा। यानी जितना ज़्यादा बल लगेगा विस्थापन भी उतना ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा बल लगेगा विस्थापन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम बल लगेगा उतना कम विस्थापन होगा। तो जब बल ज़्यादा लगेगा तो विस्थापन ज़्यादा होगा, जब विस्थापन ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा। तीनों चीज़ें हो गई। यानी हमारा एक फिर से फार्मूला आ गया दोस्तों कि कार्य बराबर क्या होता है, सुनिए ध्यान से, कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। इंग्लिश में बोले दोस्तों तो W बराबर होता है, बल माने फोर्स माने F, और बल की दिशा में विस्थापन उसको लेते हो यस। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं जो है बीमा में चेंज करूं, इसका बीमा बताऊं तो देखिए बल को हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं, न्यूटन में लिखा जाता है। ठीक है, बल को हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है, और जो विस्थापन दे रहा दोस्तों यहाँ पर यस, ये हमेशा मीटर में हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही आप क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल नाम दिया जाता है। इसीलिए कार्य का मात्रक जो पढ़ते हो क्या होता है, या तो न्यूटन मीटर या तो जूल, एक ही बात है। न्यूटन मीटर ही जूल कहलाता है, न्यूटन मीटर ही क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। ठीक है, अच्छा जो हम लोग बल वाला पढ़े थे, बल का भी जरा बता दीजिए। तो बल का फार्मूला क्या था दोस्तों, F बराबर ma था, मास इंटू एक्सेलरेशन था। ठीक है, F बराबर ma था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो m है, m मतलब मास हो जाएगा। ठीक है, m मतलब मास हो जाएगा, मास मतलब किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम का गुणा करेंगे एक्सक्लेशन में, एक्सक्लेशन मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम बीमा में देखें तो mlt-2 हो जाएगा, इसको ले लेंगे बड़े कोष्ठक में, mlt-2, ये किसका हो जाता है, तो ये होता है बल का। क्या होता है, बल का। अच्छा एक बात और याद रखिए दोस्तों, ये जो दे रहा है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, फिर से लिख रहा हूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो लिखा है ना, इसी को न्यूटन कहा जाता है, इसी को न्यूटन कहा जाता है। और जब न्यूटन में मीटर फिर से आगे जुड़ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है।
ठीक है, ये सब याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों आगे एक और बात करना था, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। जो वस्तु काम कर रहा है, हम नहीं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तो आगे दोस्तों जान दीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो है कई तरह की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, कई तरह की होती है। तो आज का चैप्टर आपको अच्छा ही लगा होगा, मान के चल रहा हूँ। नहीं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर जरूर से करिएगा। एक चीज़ और दोस्तों कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है, विनम्र निवेदन है आपसे, ठीक है, हाथ जोड़कर कि एडवर्टीजमेंट को पूरा देखिएगा, उसी से मेरा जो है थोड़ा सा रोजी रोटी चलता है, ठीक है। और प्लीज़ आप उसको पूरा देखिएगा, बाकी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाएँ और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिजिक्स थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन बहुत ही मज़ेदार विषय है। मैं खुद इसको आसान करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो है बेहतर ढंग से इसको समझ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, बाय बाय।